बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप सब के घरों में अल्लाह ताला खैरियत व आफियत रखें। चलें, आज अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। तो एक रिकैप ले लेते हैं। हमारा जो पिछला लेक्चर था उसमें हम लोग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट के सेकंड मॉड्यूल पे थे। दैट वाज सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग। सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम लोगों ने सबसे पहले सॉफ्टवेयर प्रोसेस प्लान हम लोगों ने डिस्कस किया कि प्रोसेस को हम लोग प्लान करते हैं। ठीक है, हम लोगों ने डिफरेंट मॉडल्स इसमें देखे, प्लानिंग की इम्पोर्टेंस देखी कि मॉडल को क्यों प्लान करना चाहिए। ठीक, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने अदर एस्पेक्ट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड एलिमेंट हम लोगों ने इस मॉड्यूल में डिस्कस किया जो कि था डिटरमाइन डिलीवरेबल्स। हम लोगों ने देखा डिलीवरेबल्स किस किस तरह के होते हैं। ठीक है, हम लोग डिलीवरेबल्स ड्यूरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल डिफरेंट फेजेस में कहाँ कहाँ पे डिलीवरेबल्स रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और उनकी इम्पोर्टेंस हम लोगों ने स्टडी की। फिर हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने डिज़ाइन डिलीवरेबल और टेस्ट डिलीवरेबल की एग्जांपल भी हम लोगों ने डिस्कस की। उसके बाद हम लोगों ने और इन केस अगर हम लोग डिलीवरेबल खुद नहीं प्रोड्यूस कर पाते तो उस सिचुएशन में हम लोगों को, या हमारे पास उतनी स्किल्स नहीं है, कॉम्पिटेंसीज नहीं है, उस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे। देन हम लोगों ने थर्ड एलिमेंट डिस्कस किया, दैट वाज एस्टिमेशन। हम लोगों ने एस्टिमेशन को इन डिटेल डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने एस्टिमेशन देखा होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट एलिमेंट्स देखे जो बेस प्रोवाइड करते हैं फॉर एस्टिमेशन। फिर हम लोगों ने एस्टिमेशन के 4 बेसिक स्टेप्स को हम लोगों ने स्टडी किया। दैट वर साइज एस्टिमेशन नंबर 1, नंबर 2 एफर्ट एस्टिमेशन, नंबर 3 स्केड्यूल एस्टिमेशन और नंबर 4 कॉस्ट एस्टिमेशन। इसके बाद हम लोगों ने स्टडी किया कि एस्टिमेशन किस किस वक्त की जा सकती है। ठीक है, क्या एस्टिमेशन वन टाइम टास्क है? नो। फिर ये चीज़ हम लोगों ने देख ली। उसके बाद हम लोगों ने डीपली एस्टिमेशन को अंडरस्टैंड करने के बाद, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करने के बाद हम लोगों ने मोस्ट वाइडली यूज एस्टिमेशन अप्रोच को स्टडी किया जो कि डिकम्पोजिशन है। डिकम्पोजिशन के हम लोगों ने 5 स्टेप्स हम लोगों ने स्टडी किए इन डिटेल। स्टेप 1 हमारे पास था अंडरस्टैंड द स्कोप। स्टेप 2 था हमारे पास जनरेट एंड एस्टिमेट ऑफ सॉफ्टवेयर साइज, इसको हम लोगों ने इन डिटेल देखा। स्टेप 3 हमारे पास था जनरेट एंड एस्टिमेट ऑफ एफर्ट एंड कॉस्ट, इसको हम लोगों ने डीपली देखा। स्टेप 2 और स्टेप 3 का डिफरेंस देखा कि स्टेप 2 में एस्टिमेशन कैसे होती है और स्टेप 3 में एस्टिमेशन, वो मैं डिटेल में आप लोगों को बता चुकी हूँ। स्टेप 4 में हम लोगों ने स्टेप 4 हमारा था रिकंसाइल एस्टिमेट्स के। हम लोगों ने स्टेप 2 और स्टेप 3 का कंपैरिजन करना था और हम लोगों ने देखा कि अगर एस्टिमेट्स इक्वल आ जाते हैं तो फिर हमारा एस्टिमेशन रिलायबल है, और अगर नहीं आते तो इट मीन्स हमारा एस्टिमेशन जो है उसमें कोई गलती रह गई है। ठीक है, स्टेप 5 में अगर स्टेप 4 में डाइवर्जेंस आती है तो स्टेप 5 में हम कॉजेज फिगर आउट करते हैं कि कौन सी कॉजेज हैं जिसकी वजह से डाइवर्जेंस आई है, और फिर देन रिकंसाइल द एस्टिमेट्स। ठीक, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने ये तीनों एलिमेंट इन डिटेल डिस्कस किए। आज के लेक्चर में हम लोग अपने रिमेनिंग एलिमेंट्स को देखेंगे जो कि रिसोर्स एलोकेशन है, रिस्क मैनेजमेंट है, क्वालिटी मैनेजमेंट है और प्लान मैनेजमेंट है। So let's start with that. So one more practice for effective software management, और जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर के काम को ज़्यादा सिग्निफिकेंट बनाने में, इज़ रिसोर्स एलोकेशन। ठीक है, आज हम जो 4th एलिमेंट डिस्कस करेंगे वो हमारे पास है सॉफ्टवेयर एलोकेशन। सॉफ्टवेयर एलोकेशन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में, रिसोर्स एलोकेशन इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज बेसिकली अबाउट क्रिएटिंग अ प्लान जो कि हेल्पफुल होता है हमें हमारे फ्यूचर गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि रिसोर्सेज किस किस तरह के हो सकते हैं।
रिसोर्सेज हमारे पास बजट भी हो सकता है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, रिसोर्सेज हमारे पास लोगों की शक्ल में भी हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हमारे पास इक्विपमेंट्स टूल्स भी हो सकते हैं जो कि उस सॉफ्टवेयर को, उस सिस्टम को बनाने में यूज हो रहे हैं। रिसोर्सेज हमारे पास डाटा डॉक्यूमेंट्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो रिसोर्सेज जो है वो उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है किसी भी प्रोजेक्ट की सक्सेसफुल डेवलपमेंट में, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट बिकॉज ये हमें एक बिल्कुल क्लियर पिक्चर देती है कि हमें कितना काम करना है, अभी कितना काम होना है, कितना काम करना है हम लोगों ने। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग पहले स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेप्स हैं जो रिसोर्स एलोकेशन में हम लोग लेते हैं, ठीक है। डिफरेंट तरीकों से आप लोग कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि और भी अकॉर्डिंग टू अगेन वही कि सॉफ्टवेयर टू सॉफ्टवेयर वेरी करती हैं ये चीज़ें, लेकिन एक जो जेनेरिक पिक्चर है वो ये है कि सबसे पहले हम लोग अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। स्टेप नंबर 1 में हम अपने प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर देते हैं। स्टेप नंबर 2 में हम लोग उन टास्क के अगेंस्ट रिसोर्सेज एलोकेट करते हैं, ठीक है। डिज़ाइन फेज में यूएमएल डायग्राम्स के डेवलपमेंट का टास्क है, यूएमएल डायग्राम्स हमने क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज होंगे, कौन कौन से लोग उन पे काम करेंगे, कितने डेज के लिए, कितने आवर्स के लिए वो लोग काम करेंगे, उस डिज़ाइनिंग के लिए उनको कौन कौन से उनको टूल्स और इक्विपमेंट्स दिए जाएंगे, ठीक हो गया। तो हम लोगों ने रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि रिसोर्स एट्रीब्यूट्स हम लोग डिफाइन करते हैं कि आप लोगों के डेवलपमेंट में जो लोग काम कर रहे थे, ह्यूमन रिसोर्सेज की हम बात करते हैं, तो उनकी एट्रीब्यूट्स में उनकी स्किल्स हम बता देंगे। इनकी जावा में एक्सपर्टीज़ हैं, इनकी पाइथन में एक्सपर्टीज़ हैं, ठीक है। और वो कितने टाइम के लिए वहाँ पे चाहिए ये साथ, क्योंकि रिसोर्स एलोकेशन में साथ साथ टाइम भी हम लोग बता रहे होते हैं कि इतने टाइम के लिए ये, और ये सब चीज़ें हेल्प करती हैं इन ऑप्टिमल यूज ऑफ दोज रिसोर्सेज, ठीक है। तो स्टेप नंबर 4 में हम लोग रीएलोकेट करेंगे कहीं ड्यूरिंग डेवलपमेंट, कहीं पे ब्लॉकेज आ जाती है रिसोर्सेज में, ह्यूमन रिसोर्सेज में, एक्टिविटीज़ में, फेजेस में, तो फिर हम लोग रीएलोकेट करेंगे रिसोर्सेज को, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वहीं पे स्टॉप कर देना है या डिले कर देना है। हम लोग ने देखना है कि हाँ जी ब्लॉकेज किस वजह से है, और उसको रिमूव करने के लिए, ख़त्म करने के लिए हम लोग फिर रीएलोकेशन करेंगे रिसोर्सेज की। सही हो गया। अच्छा, तो ये तो हम लोगों ने देख लिया कि ये बेसिक स्टेप्स हैं, ठीक। तो हम लोगों ने ये हम लोग बात कर रहे थे कि ये क्लियर पिक्चर देती है कि कितना काम करना है, कैसे करना है। तो हम लोगों ने बात की कि हम लोगों ने डिवाइड किया प्रोजेक्ट को डिफरेंट टास्क में, ठीक है। उसके अगेंस्ट हमने इक्विपमेंट्स, फैसिलिटीज़, ह्यूमन रिसोर्सेज हमने उसको एलोकेट किया उस आइडेंटिफाइड टास्क को, कि डिज़ाइनिंग के टास्क पे यूएमएल डायग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम्स क्रिएट कर रहे हैं, हम फ्रेमवर्क बना रहे हैं, तो इस पे ये लोग काम करेंगे, इतने आवर्स के लिए काम करेंगे, इनको ये हम लोगों ने टूल्स प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। इनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस टास्क को कंप्लीट करने के लिए। हम तो ये इसको हम लोग रिसोर्स एलोकेशन मैट्रिक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चार्ट्स भी हैं डिफरेंट। आप लोग अगर बिजनेस प्रोसेस इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट पढ़ चुके हो या नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे तो उसमें ये चीज़ें आप लोग डिटेल में देखोगे कि कैसे ये चार्ट्स जो है बाद में मॉनिटरिंग में भी हेल्पफुल होते हैं हमें। एक तो हम लोगों ने ये चीज़ हम लोगों ने कर ली। दूसरा फिर कितना काम करना है और कौन कौन लोग वो काम करेंगे और कौन कौन सी फैसिलिटीज़, टूल्स, इक्विपमेंट्स, कितना बजट हमने उन्हें दिया। इसके साथ साथ स्केड्यूलिंग में भी हमें हेल्प होती है, ठीक है। हम लोगों ने कहा कि
डेवलपमेंट में ये लोग हमारे डेवलपमेंट में हमने डिफरेंट टास्क में डिवाइड कर दिया। कुछ कंपोनेंट्स हैं जिनमें उन लोगों की उन ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिनकी जावा में एक्सपर्टीज़ है। कुछ कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिसमें उन ह्यूमन रिसोर्सेज की ज़रूरत है जिनकी पाइथन में एक्सपर्टीज़ है। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपर्टीज़ वाले लोग हमें चाहिए होंगे। तो हम लोगों ने बता दिया कि ये लोग जी इतने टाइम के लिए, इतने आवर्स, इतने डेज, इतने वीक्स, इतने मंथ्स ये लोग इस पे काम करेंगे। तो ये सब उस मैट्रिक्स में आप लोग खुद भी नेट पे सर्च करिएगा। ये लोग हम लोग वहाँ पे टाइम लाइन भी बता देते कि इतने टाइम के लिए। और ये अगेन वही बात, ये सब चीज़ें हमें हेल्प करती हैं उन रिसोर्सेज को ऑप्टिमम लेवल पे यूटिलाइज करने में। हम कुछ लोग थे जी, उनकी डिज़ाइनिंग के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन में भी एक्सपर्टीज थी, उनकी वेरिफिकेशन और वैलिडेशन टेस्टिंग में भी उनकी एक्सपर्टीज थी। तो जब हम लोगों ने मैट्रिक्स में हम लोगों ने देख लिया कि अच्छा ये जो ह्यूमन रिसोर्सेज थे ना, ये अब डिजाइनिंग वाला फेज खत्म हो चुका है, ये अब फ्री होंगे हमारे पास, अब ये प्लानिंग हो रही है ना। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन चीजें करना उतना इफेक्टिव नहीं होती। हमें पहले ही पता चल गया कि हाँ जी ये हमने मैट्रिक्स तैयार की, उसमें हमने सब रिसोर्सेज डाल दिए, उनके अगेंस्ट उनकी टाइमिंग डाल दी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये वाले रिसोर्सेज ना अब हमारे फ्री हैं, ये अब हम इन्हें कहीं और यूटिलाइज कर सकते हैं, हम लोग इन्हें टेस्टिंग में यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि इनमें से कुछ लोग हैं जिनकी टेस्टिंग में एक्सपर्टीज हैं। तो हम लोगों ने उन रिसोर्सेज को वहाँ पे दोबारा यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, और हम लोगों को पता चला कि हाँ जी कुछ लोग हैं, कुछ इक्विपमेंट है वो अब फ्री है, अब उसको हम यहाँ पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो ये इन सब चीज़ों में हेल्पफुल होता है। ठीक हो गया। अच्छा, नेक्स्ट हमारा एलिमेंट आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट। सो रिस्क मैनेजमेंट अगेन बहुत इसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। जैसे हम लोगों ने स्टार्ट में बात कर ली थी कि सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट प्लानिंग जो है वो सबसे चैलेंजिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट फेज है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल में। तो ऑब्वियसली इसका हर एलिमेंट जो है उसकी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। तो इसी तरह रिस्क मैनेजमेंट को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। जब भी कोई हम नया प्रोजेक्ट एक्वायर करेंगे, कोई नया प्रोजेक्ट लेंगे, तो हमेशा उसके साथ रिस्क इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, उसके साथ रिस्क एसोसिएटेड होंगे। कभी ऐसा नहीं होता कि हम लोग कहें कि हाँ जी ये वाले प्रोजेक्ट्स ना बड़े रिस्क फ्री हैं। तो एक रिसर्च में दो रिसर्चर्स हैं, प्रशांत देव कुमार और दूसरा आई थिंक स्टीफन है। इनके अकॉर्डिंग रिस्क आर ऑलवेज पार्ट एंड पार्सल ऑफ प्रोजेक्ट्स। कि रिस्क हमेशा आपके प्रोजेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होंगे। तो ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि रिस्क तो होंगे। बल्कि हम लोग जब एस्टिमेशन में भी हम लोग 4 बेसिस की बात कर रहे थे कि ये चीज़ें बेस प्रोवाइड करती हैं फॉर एस्टिमेशन, तो उसमें हम लोगों ने एग्जम्पशन पढ़ा था। तो हम लोगों ने तब भी बात की थी कि हर एग्जम्पशन के साथ एक या एक से ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होंगे। हम लोगों ने कहा कि मे भी नहीं, हम लोगों ने कहा कि बारिश नहीं होगी, लेकिन अगेन इसके साथ एक रिस्क इन्वॉल्व है। अगर हो गई तो, क्योंकि हम लोगों ने कहा था कि एग्जम्पशंस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, ये वो हेल्पफुल होती हैं लेकिन ये कि उनमें रिस्क भी इन्वॉल्व होते हैं। तो प्रोजेक्ट्स में हमेशा आपके पास रिस्क होते हैं। ठीक है, तो अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि व्हेन वी एक्वायर एनी प्रोजेक्ट, वो आपकी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो आपकी हार्डवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड है, वो किसी भी फील्ड का, किसी भी डिसिप्लिन का प्रोजेक्ट है, इट इज़ ऑलवेज पैक्ड विद सम रिस्क। ठीक है, तो सबसे पहले फिर हम समझ लेते हैं कि रिस्क होता क्या है, व्हाट इज़ रिस्क मैनेजमेंट और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। फिर पहले हम इन चीज़ों को डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम आगे फ्रेमवर्क की तरफ जाएंगे और बाकी डिटेल्स को हम देखेंगे।
तो सबसे पहले व्हाट इज रिस्क, ठीक है। रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट जिसका आपके प्रोजेक्ट के ऊपर पॉजिटिव इफेक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो रिस्क हमारे पास क्या हो गया, एक अनसर्टेन इवेंट है। और ऐसा नहीं है कि रिस्क जो है वो सिर्फ नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा आपके प्रोजेक्ट पे, इट कैन अफेक्ट योर प्रोजेक्ट पॉजिटिवली। ठीक, आपका प्रोजेक्ट अगर सक्सेसफुली आप लोग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर लेते हो बाय रिजॉल्विंग दैट रिस्क, तो इट मीन्स उसका आपके प्रोजेक्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट था। लेकिन अगर फेलियर होता है तो इट मीन्स नेगेटिव इम्पैक्ट था। तो और अगर अनसर्टेनिटी की बात, हम लोगों ने कहा कि जी रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट। हम लोग सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर की जब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिस्कस कर रहे थे तो तब भी हम लोगों ने कहा था कि एक सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग पीपल, फॉर मैनेजिंग प्रोजेक्ट, एंड थर्ड वन वाज फॉर मैनेजिंग अनसर्टेनिटी। ठीक है, कि कोई एक इफेक्टिव, जो एक अच्छा जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर होता है वो अनसर्टेनिटी को भी, क्योंकि अगर हम कुछ टाइम पहले की बात देखें तो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज में दो ही चीजें आती थी, मैनेजिंग पीपल और मैनेजिंग प्रोजेक्ट। तो अब जैसे जैसे प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इम्प्रूवमेंट आ रही है, जैसे जैसे चीज़ें इम्प्रूव कर रही हैं वैसे वैसे और एलिमेंट्स भी ऐड हो रहे हैं। तो अभी रिसेंट रिसर्च ने हम लोगों ने देखा कि अनसर्टेनिटी को भी एक अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर ने, एक इफेक्टिव एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर ने अनसर्टेनिटी को भी मैनेज करना होता है। अनसर्टेनिटी में हम लोगों ने एक ट्रायंगल भी देखी थी। लेट मी चेक अगर अभी मेरे पास अवेलेबल है। जी, ये ट्रायंगल हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो अनसर्टेनिटी को मैनेज करने के लिए जो मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट ट्रायंगल हम लोगों ने देखी थी, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि उसके तीन मेन एलिमेंट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं, रिसोर्सेज, फाइनेंशियल्स और स्टेक होल्डर्स। हम लोगों ने, और फिर इनके हर कंपोनेंट के एलिमेंट्स को भी हम लोगों ने इन डिटेल स्टडी किया था। और हम लोगों ने कहा था कि देखा था कि कैसे एक एलिमेंट जो है अगर उसमें चेंज आता है तो वो इनसाइड दैट कंपोनेंट अदर एलिमेंट्स को भी डिस्टर्ब करता है या अफेक्ट करता है, और आउटसाइड द एलिमेंट कंपोनेंट वो दूसरे कंपोनेंट्स के एलिमेंट्स को भी अफेक्ट करता है। मैनेजमेंट कॉन्स्टेंट ट्रायंगल बड़ा हेल्पफुल होती है। अगर एक प्रोजेक्ट मैनेजर अपने प्रोजेक्ट के लिए इन चीज़ों को डीपली डिस्कस कर ले, अंडरस्टैंड कर ले, तो अनसर्टेनिटी को हैंडल करने में उसको बहुत हेल्पफुल होता है। ठीक है, क्योंकि देखिए इस ट्रायंगल में हम लोगों ने जब हम पढ़ भी रहे थे तब भी हम लोगों ने देखा था कि अगर सिस्टम में चेंज आता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द इश्यूज को ये ट्रायंगल जो है वो या मैनेजमेंट फ्रेमवर्क जो है वो डिस्कस कर रही है। अगर सिस्टम में चेंज आता है, रिसोर्सेज के कंपोनेंट के अंदर अगर सिस्टम में चेंज आता है, तो वो कैसे इनसाइड दैट कंपोनेंट वो कैसे अदर एलिमेंट्स को डिस्टर्ब कर रही है, अफेक्ट कर रही है, वो ह्यूमन रिसोर्सेज को हमारे अफेक्ट कर रही है। और आउटसाइड दैट कंपोनेंट अगर सिस्टम में चेंज आता है तो फाइनेंशियल्स में एक्सपेंसेस को अफेक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर स्टेक होल्डर के कंपोनेंट में स्पॉन्सर में चेंज आता है, ये भी एक अनसर्टेन इवेंट है ना, मे बी स्पॉन्सर में चेंज आ जाए, ठीक है, इसके चांसेस हैं। तो वो कैसे, और इसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में एग्जांपल देखी थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि एक प्रोजेक्ट आपका, उसको मैं अगर स्पॉन्सर कर रही हूँ, मेरी रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, ठीक है, तो मैं उनके अकॉर्डिंग काम करूंगी। आपका प्रोजेक्ट बड़ा अच्छा है, एचओडी को पता चलता है, वो कहते हैं कि डिपार्टमेंट इसको स्पॉन्सर करेगा, इस प्रोजेक्ट को, ठीक। अब एचओडी के ऑब्वियसली डिपार्टमेंट के पास ज्यादा रिसोर्सेज है, तो आपका क्या हुआ, बजट पे इम्पैक्ट। अब ये पॉजिटिव इम्पैक्ट पर हमने कहा ना, पॉजिटिवली भी अफेक्ट कर सकता है वो अनसर्टेन इवेंट, और नेगेटिवली भी अफेक्ट कर सकता है। और एलोकेशंस को वो अफेक्ट कर रहा है, आउटसाइड द कंपोनेंट रिसोर्स के कंपोनेंट में वो सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है, इनसाइड द कंपोनेंट अगर देखें तो वो कस्टमर को अफेक्ट कर रहा है। फिर मैंने आप लोग को बताया था कि अगर
वीसी को पता चल जाता है हाँ जी प्रोजेक्ट बहुत ही अच्छा है, आप लोग का आइडिया बहुत ही अच्छा है, वीसी ने कहा कि यूनिवर्सिटी इसको स्पॉन्सर करेगी। तो अब देखते जाएं किस तरह से चीजें चेंज हो रही हैं। ऑब्वियसली बजट और ज्यादा अच्छा होगा, एलोकेशंस और ज्यादा होंगी, सिस्टम और ज्यादा इम्प्रूव करेगा। आप और कुछ ऐसे फीचर्स थे, स्कोप में कुछ ऐसी चीजें थी जो आप ड्यू टू योर रिसोर्सेज, बजट की वजह से, आप लोग फाइनेंस की वजह से आप लोग नहीं ऐड कर पा रहे थे। लेकिन जैसे आपका स्पॉन्सर चेंज हुआ तो आप लोगों ने कहा चलें ये चीजें भी कर लेते हैं, आपका सिस्टम इम्प्रूव किया। तो अगेन वही कि पॉजिटिवली भी इम्पैक्ट करता है और नेगेटिवली भी इम्पैक्ट करता है आपके प्रोजेक्ट को। तो हम लोगों ने अनसर्टेनिटी की जब हम बात कर रहे थे कि एक जो एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर होता है उसको अनसर्टेनिटी को भी हैंडल करना होता है। सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी? अनसर्टेनिटी आपके रिस्क हैं, ठीक। तो वापस अपने टॉपिक पे जाते हैं कि हम लोग बात कर रहे थे कि रिस्क क्या है। तो ये चीज तो हम लोगों ने काफी डिटेल में देख ली कि रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट। सो रिस्क इज एन अनसर्टेन इवेंट जिसका आपके प्रोजेक्ट पे पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है और नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है। अच्छा, हम अगर एक और डेफिनेशन रिस्क की देखें तो एक और जगह पे, एक और पेपर में कहा गया है कि रिस्क इज पोटेंशियल फ्यूचर प्रॉब्लम दैट हैज नॉट येट अकर्ड। कि रिस्क फ्यूचर की एक ऐसी पोटेंशियल प्रॉब्लम है जो अभी तक अकर नहीं की, अभी तक हुई नहीं है, ठीक है। तो एक सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है या वो क्या करता है? ही और शी ऑलवेज ट्राई टू रिजॉल्व दोज पोटेंशियल प्रॉब्लम बिफोर दे अकर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एस्पेक्ट और आ जाता है कि प्रोजेक्ट मैनेजर की भी दो तरह की अप्रोचेस होती हैं। एक हमारे पास रिएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं और दूसरा हमारे पास प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं। रिएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमारे पास कौन से होते हैं? रिएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स हमारे पास जब कोई आपके पास रिस्क अकर करता है उसके बाद वो उसको उस पे कोई भी एक्शन लेते हैं, काम करते हैं, ठीक। उससे पहले उन्होंने उस इवेंट के ऊपर, उस रिस्क के ऊपर, उस प्रॉब्लम के ऊपर कोई होमवर्क नहीं किया होता। और प्रोएक्टिव प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन से होते हैं? या प्रोएक्टिव अप्रोच क्या है कि वो प्रोजेक्ट मैनेजर्स पहले से ही उस रिस्क को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हमेशा जो एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर है, हमारे पास एक जो सक्सेसफुल प्रोजेक्ट मैनेजर है, वो उसकी हमेशा कोशिश होती है कि वो प्रोएक्टिव अप्रोच फॉलो करे, ठीक है। अच्छा, आप लोगों के सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में रिस्क की डिग्री वेरी करती है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आप लोगों का प्रोजेक्ट जितना कॉम्प्लेक्स होगा उतने रिस्क ज्यादा होंगे, आपका प्रोजेक्ट का साइज जितना बड़ा होगा उतने रिस्क ज्यादा होंगे। आपके प्रोजेक्ट के स्कोप के अकॉर्डिंग, ऐसा नहीं है कि सब प्रोजेक्ट्स के लिए एक ही जैसे रिस्क है। आप लोग यूनिवर्सिटी ऑफ हरिपुर की वेबसाइट बना रहे हैं, रिस्क की डिग्री कम होगी। आप लोग किसी एयरपोर्ट का सिक्योरिटी सिस्टम बना रहे हैं, रिस्क की डिग्री ऊपर जा रही है, ठीक है। आप लोग किसी एयरप्लेन का नेविगेशन सिस्टम बना रहे हैं, रिस्क और ज्यादा हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग किसी स्पेस शटल के लिए सिस्टम बना रहे हैं, सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, रिस्क और ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप लोगों के रिस्क की डिग्री इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वेरी करेगी, ठीक है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। आपका जितना कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट है, जितना क्रिटिकल है, जितना उसका साइज बड़ा है, उतने रिस्क ज्यादा होंगे। तो ये तो हो गया रिस्क के बारे में। नाउ व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट, और इसके बाद फिर देखते हैं कि इसकी जरूरत क्यों है। रिस्क मैनेजमेंट इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड माइग्रेटिंग रिस्क। आपने ये एक प्रोसेस है जिसमें सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करते हैं और माइग्रेटिंग, उसको रिजॉल्व करने के बीच में काफी प्रोसेस है, ठीक है, बीच में और भी चीजें हो रही हैं, लेकिन बेसिकली आइडेंटिफाई करते हैं और उसको रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, कि कैसे उस प्रॉब्लम को, उस इशू को, उस पोटेंशियल इशू को, उस अनसर्टन इवेंट को आपने मिनिमाइज करना है। आप लोग कैसे उसके
नेगेटिव इम्पैक्ट को पॉजिटिव में बदल सकते हैं, या कैसे उसके नेगेटिव इम्पैक्ट को डिक्रीज कर सकते हैं और पॉजिटिव इम्पैक्ट को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात ये आ जाती है कि क्यों इतना ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है रिस्क मैनेजमेंट पे। ऑब्वियसली इसमें रिसोर्सेज भी हमें चाहिए होंगे, हमारा टाइम भी बहुत ज़्यादा लग रहा है इन चीज़ों पे, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहे हैं। तो हम लोग ऐसे ही तो नहीं कर रहे ना, कोई ना कोई रीज़न तो है, कोई ना कोई वेरिएबल्स तो हैं जो हमें इन एफर्ट्स के लिए फोर्स कर रहे हैं कि हमें इस एरिया में ये एफर्ट्स लगानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात क्या आ जाती है कि आपका जो रिस्क है ना, वो अकॉर्डिंग टू लिटरेचर दे अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ योर प्रोजेक्ट, वेदर इट्स बजट, इट्स स्केड्यूल, इट्स स्कोप एंड सो ऑन। जो भी आपके एस्पेक्ट्स हैं सबको अफेक्ट कर रहे होते हैं। हम लोगों ने अभी जैसे अनसर्टेनिटी के लिए जो मैनेजमेंट कंस्ट्रेंट ट्रायंगल हम लोगों ने देखी, उसमें भी आप लोगों ने देखा कि कैसे एक जो है एक एलिमेंट बाकी चीजों को भी डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, अफेक्ट कर रहा है। ठीक, और सेकेंडली लिटरेचर से ये चीज प्रूव होती है कि बहुत हाई प्रोफाइल सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स जो हैं उनका फेलियर देखा गया है। ठीक है, और रीजन क्या था उनके फेलियर के पीछे के रिस्क को प्रॉपरली मैनेज नहीं किया गया, इफेक्टिवली और सिस्टमैटिकली मैनेज नहीं किया गया। प्रोजेक्ट मैनेजर्स फेलियर केसेस में जो प्रोजेक्ट्स हमारे फेल हुए हैं उनके केसेस में प्रोजेक्ट मैनेजर्स क्लेम करते हैं कि हाँ जी उन्होंने रिस्क को मैनेज किया था, बट उन्होंने सिस्टमैटिकली रिस्क को मैनेज नहीं किया। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जब हम बात करते हैं तो उसका तो मेन ऑब्जेक्टिव, मेन एम यही है, एक तो ये कि क्वालिटी सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट जो है वो देना, और सेकेंडली सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट की जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जो अप्रोचेज हैं उनमें इम्प्रूवमेंट कॉन्स्टेंटली लाना, चीज़ों को सिस्टमैटिकली करना, चीज़ों को मोर इम्प्रूव वे में करना। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो है इसी चीज़ के बारे में कि आप लोग चीज़ों को इम्प्रूव करें और सिस्टमैटिकली वे में लेके चलें, फॉर्मल मेथड्स को अप्लाई करें। ठीक, तो और ये चीज़ें फिर हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स जो हैं डेवलप करने में हेल्पफुल होती हैं। तो एक चीज़ ये कि लिटरेचर में हमें सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स का फेलियर रेट नज़र आता है ड्यू टू रिस्क मैनेजमेंट के एरिया में डेफिशिएंसीज की वजह से। और पास में देखें तो टेक्निकल रिस्क को जो है, टेक्निकल रिस्क जितने भी हैं उनको प्रोजेक्ट मैनेजर्स जो हैं वो एड्रेस करते थे, लेकिन मोस्टली क्या होता था, फाइनेंशियल रिस्क को और मार्केट रिस्क को अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया जाता था। ठीक है, इग्नोर कर दिया जाता था। अब हालांकि उनका भी एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इन सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इस तरह की चीज़ें थी जिसकी वजह से हम देखते हैं कि देयर वाज एन इंटेंस नीड फॉर रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा, ये तो एक डिटेल इंट्रोडक्शन हो गया, रिस्क क्या है, रिस्क मैनेजमेंट क्या है, रिस्क मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम प्रोसेस को देख लेते हैं। जैसे हम लोगों ने कहा कि रिस्क मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड माइग्रेशन ऑफ रिस्क। ठीक, तो अब हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट जो है ना, ये 4 स्टेप प्रोसेस है। सबसे पहले हम लोगों ने रिस्क को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, कि रिस्क जो है वो किस डोमेन का है, किस टाइप का है। ठीक है, इसके लिए हम लोग डिफरेंट जो है वो स्ट्रक्चर, अनस्ट्रक्चर्ड ब्रेनस्टॉर्मिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, या और भी हमारे पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज हैं। इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट के सब्जेक्ट में इन डिटेल पढ़ी हुई हैं ये चीज़ें आप लोगों ने। ठीक, तो अब सबसे पहले जब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे तभी तो हम लोग सॉल्यूशन साइड जाएंगे ना, कि उसको रिजॉल्व कैसे करना है। तो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
ताकि आप लोग फिगर आउट कर सकें कि हाँ जी प्रोजेक्ट मैनेजर अब किस डोमेन के लोगों के साथ मिलके इस रिस्क को सॉल्व करेगा। लाइक ऑपरेशनल या बिजनेस रिस्क है तो उसी से रेलेवेंट टीम उसको हैंडल करेगी ना। ठीक है, तो जो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट्स को रिस्क जो है इम्पैक्ट कर रहे होते हैं उसमें हमारे पास मेनली 3 तरह के रिस्क होते हैं। आपके पास सप्लायर रिस्क होते हैं, आप लोगों के पास रिसोर्स रिस्क होते हैं और बजट रिस्क होते हैं। अब सप्लायर रिस्क जो है, फॉर एग्जांपल आपका सप्लायर जो है वो जो आपको रिसोर्सेज रिक्वायर्ड है वो टाइम पे आप लोगों को नहीं दे रहा, डेडलाइंस को मीट नहीं कर रहा, टाइमलाइंस को मीट नहीं कर रहा, तो ये भी आपके पास एक रिस्क हो सकता है। और इसको उसी से रिलेटेड लोग, उस डोमेन से रिलेटेड लोग हैंडल करेंगे। अब आप डेवलपर को तो जाके नहीं कह सकते ना कि हमारे जो सप्लायर है हो सकता है वो टाइम पे रिसोर्सेज ना सप्लाई करे, तो इसको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, डेवलपर को क्या पता है। ठीक है, तो उस डोमेन से रिलेटेड लोग, स्टेक होल्डर्स इसको हैंडल करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। इसी तरह रिसोर्स रिस्क जो है, फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन रिसोर्सेज जो प्रोजेक्ट में यूज होने हैं वो इनफ नहीं है या उनका स्किल लेवल उतना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आपको उस प्रोजेक्ट की कंप्लीशन के लिए आप लोगों को जावा पे काम करने वाले लोगों की ज़रूरत थी, आप लोगों को पाइथन पे जिनकी एक्सपर्टीज़ है उन लोगों की ज़रूरत थी। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को ग्राफिक डिज़ाइनर्स भी रिक्वायर्ड थे। ठीक, तो आप लोगों के पास में भी सब नहीं है, आप लोगों के पास सिर्फ जावा डेवलपर्स आप लोगों के पास मौजूद हैं, या उनका आपके पास जावा से रिलेटेड लोग भी हैं, आपके पास पाइथन के डेवलपर्स भी हैं, आप लोगों के पास ग्राफिक डिज़ाइनर भी हैं, लेकिन उनका एक्सपर्टी लेवल उतना नहीं है, वो उतने स्किल्ड नहीं है जितना आपके प्रोजेक्ट की डिमांड है। ठीक है, तो ये कौन से आपके रिसोर्स रिस्क हैं और इसको उसी डोमेन के लोग इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप जो है वो मेंटेनेंस वालों से कहें कि हाँ जी इस इशू को हम किस तरीके से हल करेंगे, उस डोमेन से रिलेटेड लोग इसको सॉल्व करेंगे। इसी तरीके से आपके जो है बजट से रिलेटेड रिस्क हैं, आप लोगों का जो आपका बजट है, जो आपकी कॉस्ट है उससे ऊपर जा रही है। एस्टिमेशन में भी जैसे हमने बात की थी कि एस्टिमेशन जो रिस्क आइडेंटिफिकेशन में बड़ा हेल्पफुल साबित होता है। हमें पता चल जाता है कि हाँ जी रिसोर्सेज कितने हैं, कितने नहीं हैं, बजट हमारा कितना है, कितना लगेगा, कितना उसके अगेंस्ट हम लोग कस्टमर के साथ साइन करते हैं। ठीक, सॉरी बच्चों, बारिश बहुत तेज़ है तो आपको ये बारिश की आवाज़ बर्दाश्त करनी पड़ेगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट स्टेप, सबसे पहले तो हम लोगों ने देखा कि हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफिकेशन करनी है और क्यों करनी है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद रिस्क क्वांटिफिकेशन का स्टेप आ जाता है। हम लोगों ने रिस्क को एवेलुएट करना है क्वांटिटी की बेस पे। ठीक है, लाइक हमारे पास एक मैट्रिक्स भी है, आप इसमें देख सकते हैं कि एक साइड पे प्रोबेबिलिटी है और दूसरी साइड पे इम्पैक्ट। इस प्रोबेबिलिटी और इम्पैक्ट की बेस पे हम इसको क्वांटिफाई करेंगे। ठीक, इसको मेजर करेंगे। अब हमारे पास एक रिस्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम है और उसका इम्पैक्ट बहुत हाई है, चांसेस हैं कि वो बहुत कम चांसेस है कि वो अकर करेगा, लेकिन अगर वो रिस्क अकर कर गया तो उसका इम्पैक्ट बहुत हाई है। ठीक, तो हम उसे क्या कैटेगराइज करेंगे, हाई कैटेगराइज करेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एक रिस्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाई है और उसका इम्पैक्ट बहुत लो है, तो उसको हम लोग उसको हम मीडियम कैटेगराइज करेंगे। और इसी तरह हमारे पास एक रिस्क है, उसकी प्रोबेबिलिटी भी हाई है और उसका इम्पैक्ट भी हाई है, तो हम उसे क्रिटिकल कैटेगराइज करेंगे।
ठीक हो गया। तो हम लोगों ने सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई कर लिया, उसकी क्वांटिफिकेशन कर ली। थर्ड हमारे पास स्टेप आ जाता है कि हमने रिस्क रिस्पॉन्स देखना है कि हमने रिस्क को कैसे रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट मैनेजर कौन सी वो स्ट्रेटजीज लेगा उस रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास 4 मेन स्ट्रेटजीज आ जाती हैं। सबसे पहले रिस्क कैन बी अवॉइडेड, ये सबसे आपका इजीएस्ट वे है रिस्क को रिमूव करने के लिए, बड़ी आइडियल कंडीशन है। ठीक है, कि आप लोग रिस्क को अवॉइड कर लें, रिस्क को रिमूव ही कर लें अपने प्रोजेक्ट से। और ये हमेशा नहीं होता, हमेशा ऐसे नहीं होता कि आप सारी रिस्क को रिमूव कर लें। अब पहला हमारे पास स्ट्रेटजी क्या है कि रिस्क कैन बी अवॉइडेड। अब इसमें क्या होता है कि वो टास्क जिनमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होते हैं हम उन्हें रिमूव कर दें। ठीक है, हम कस्टमर से कहेंगे कि जी हाँ जी, ये जो आपके ये जो कंपोनेंट्स है ना, इनमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, हमें इन्हें रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, और वो अगर कस्टमर आपका एग्री कर जाता है तो आपको फिर अपने स्कोप को चेंज करना पड़ेगा, रिसोर्सेज में चेंजेस लानी पड़ेंगी, टाइम में। ठीक है, सब चीजों में जो भी आपने एस्टिमेशन वगैरह किया सब चेंज होगा। ठीक, दूसरी कंडीशन ये है कि आप लोगों ने कहा कि नहीं, रिस्क जो आपके कस्टमर ने कहा नहीं ये टास्क आप लोग नहीं हटा नहीं सकते, आपने इन पे काम करना है, तो हम लोगों को एक्नॉलेज करना पड़ेगा रिस्क को। हम लोगों को रिस्क को एक्सेप्ट करना है और फिर उसके अगेंस्ट हम लोगों ने मेजर्स लेने हैं। हम लोगों ने उसके अगेंस्ट देखना है कि हाँ जी, अब जैसे पहले भी मैंने कहा कि सब रिस्क को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते। कुछ रिस्क जो हैं वो आपके प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होते हैं और उनको हम रिमूव नहीं कर सकते। फिर उसमें आप लोग क्या करते हो, आप लोगों ने रिस्क को एक्सेप्ट कर लिया और आप लोग फिर कस्टमर के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, आप लोग सब पार्टीज के साथ आप लोग एक एग्रीमेंट साइन करते हो कि हाँ जी ये रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, और हम सब इस पे एग्री कर रहे हैं कि अगर ये रिस्क अकर करता है तो फिर हमारा बजट भी अफेक्ट करेगा, टाइम पे भी अफेक्ट पड़ेगा, और हम इसके साथ हमें ये सबको ये चीजें बेयर करनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल आप अपनी रिसेंट कंडीशन ले लें, आजकल ये जो वायरस फैला हुआ है पूरी दुनिया में, अब ये चाइना से स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान में पहले नहीं था उस टाइम, या बाकी कंट्रीज में अराउंड द ग्लोब ये पहले नहीं था। तो उस टाइम सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में जो नए प्रोजेक्ट्स आ रहे थे, जो प्रोजेक्ट एक्विजिशन उस टाइम हो रही थी, तो बात तो हो रही थी कि वायरस और इसके फैलने के चांसेस भी हैं। तो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर ने पहले से सेंस कर लिया कि हाँ ये रिस्क अकर कर सकता है, ऐसा हो सकता है कि हमारी कंट्री में भी ये इस वायरस का अटैक हो जाए और उसकी वजह से लॉकडाउन हो जाए। तो आप लोगों ने, अब ये इस तरह का रिस्क है कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता, तो आप लोगों ने पहले ही सब पार्टीज के साथ इस बात पे एग्री कर लिया कि रिस्क आएगा, तो उस सिचुएशन में हम अपने टाइम को भी, डेडलाइंस को भी मीट नहीं कर पाएंगे और हमारे कॉस्ट पे भी, बजट पे भी इफेक्ट पड़ेगा, और जो जो चीजें अफेक्ट हो रही हैं उस पर आप लोग साइन करेंगे कि हाँ जी हम सब इस पे एग्री करते हैं। थर्ड हमारे पास क्या है कि पास ऑन द रिस्क। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि ये भी सबसे इजी वे है रिस्क को रिमूव करने का, लेकिन मोस्टली इसको ओवरलुक कर दिया जाता है, इस पे इतना ध्यान नहीं दिया जाता। आप लोग थर्ड पार्टी पे रिस्क को पास कर देते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल ऑटोनोमस कार्स पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, ठीक है, उसमें रिसोर्सेज भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अब जब तक वो शोरूम में है, गैराज में है, तो आप लोगों के उसको कोई रिस्क नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली रोड पे लाने के लिए बनाई गई है, जब रोड पे आएगी तो रिस्क तो है एक्सीडेंट का। अब उस रिस्क को हम लोग क्या करते हैं, पास ऑन कर देते हैं थर्ड पार्टी पे। ठीक है, ऐसी व्हीकल्स जो बहुत एक्सपेंसिव होती हैं, या ऑटोनोमस कार्स की भी बात की, तो क्या करते हैं, उनको
उन पे इंश्योरेंस ले लेते हैं, ठीक है, उनको इंश्योर करवा लेते हैं, ठीक है, ताकि इन केस अगर एक्सीडेंट होता है तो वो जो फाइनेंशियल बर्डन है वो हम पे ना पड़े। या फिर अक्सर ऐसे होता है कि वारंटीज को, गारंटीज को एक्सक्लूड कर दिया जाता है। आप कस्टमर को कहते हैं ठीक है मैं आपको ये बना तो देता हूँ, ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व है, तो लेकिन फिर कोई वारंटी नहीं है हमारी तरफ से, कोई गारंटी नहीं है अगर ये इश्यूज होते हैं, ठीक। फोर्थ हमारे पास आ जाता है मिटिगेशन। मिटिगेशन में हम लोगों ने पहले भी कहा कि रिस्क जो है उसमें दो चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं, एक उसकी प्रोबेबिलिटी और दूसरी उसकी सिवियरिटी, ठीक। तो अगर हम इन दो चीज़ों को किसी तरीके से कम कर लें, उसके अकरेंस के चांसेस को हम किसी तरीके से कम कर लें और उसकी सिवियरिटी को, कि अगर वो अकर करता भी है तो हमारे पास बैकअप प्लान्स हों। हाँ जी, चांस है कि हमारा डेवलपर जो है ना वो उसका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है तो वो छोड़ के तो असिस्टेंट डेवलपर रख लेते हैं, ताकि अगर वो जाता भी है पहले तो उसको रखने की कोशिश करें, कॉन्ट्रैक्ट रीन्यू हो जाए, नहीं होता तो असिस्टेंट डेवलपर उसके साथ रख लें, ताकि वो जाता भी है तो वो पहले से उन चीज़ों को डेवलपर ने समझा और सिवियरिटी उसकी कम करने की हमने कोशिश की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है फोर्थ एलिमेंट, रिस्क मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब हम लोगों ने स्ट्रेटजी बना ली, ठीक है, हम लोगों ने प्लान बनाया रिस्क मैनेजमेंट के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब बना के हमें उसे कॉन्टिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा, क्योंकि ड्यूरिंग डेवलपमेंट एग्जीक्यूशन और रिस्क आएंगे, तो हम जब कॉन्टिन्यूसली उनको मॉनिटर कर रहे होंगे तो आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी और उसको रिजॉल्व करने के लिए हम लोग न्यू स्ट्रेटजीज बना सकेंगे। अच्छा, इसमें रिस्क मैनेजमेंट में एक और चीज़ है कि जितने भी अच्छे प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, एफिशिएंट प्रोजेक्ट मैनेजर्स होते हैं, वो एक रिस्क रजिस्टर ज़रूर कंपाइल करते हैं, ठीक है। रिस्क रजिस्टर में आपके पास रिस्क जितने भी उस प्रोजेक्ट में आपके रिस्क आए हैं उन सब की डिटेल्स होती हैं, उनके अगेंस्ट आप लोगों ने कौन कौन सी स्ट्रेटजीज ली थी, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट होता है, इसमें डिटेल में सारी इन्फॉर्मेशन होती है, किन रीजंस की वजह से वो रिस्क हुआ, उसके अगेंस्ट आप लोगों ने क्या स्ट्रेटजीज ली, डायग्राम्स आप लोगों की होती है, ठीक है, और ये फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होता है। सो आज के लिए आई थिंक काफ़ी हो गया। इंशाल्लाह हम लोग क्वालिटी मैनेजमेंट और प्लान मैनेजमेंट को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। मुझे था कि आज ही कंप्लीट कर लें, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में काफ़ी चीज़ें थी जो हम लोगों को डिस्कस करनी थी, तो उस पर काफ़ी हमारा टाइम लग गया। ठीक, चलिए, अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।